हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। आज क्लास में हम बात करेंगे, वैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट किया था क्लास 11th में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें हमने टॉपिक लिया है आज का चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, किसका चार्ज टू मास रेशियो? इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा टॉपिक है आज के क्लास में, क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, हमने इसके पहले वाली क्लास में जो बात किया था वो किस पर किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर किया था। ओके, हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग राइटर, वो अलग अलग डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नेम मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में बात किया वो एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट था। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि किसने वर्कआउट किया था? वो फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, फैराडे। और कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है जे थॉमसन ने डिस्कवरी की, कई जगह ये भी लिखा हुआ मिल जाता है जूलियस प्लकर ने जो है डिस्कवरी की। तो खैर आप एनसीईआरटी की बात मानिए, जब आपसे पूछा जाए तो आप एनसीईआरटी की बात मानिए और उसी को बताइए। ठीक है, ओके। अब जो चार्ज टू मास रेशियो है इस पर किसने वर्कआउट किया था, किसने काम किया था? तो इस पर जो है जे थॉमसन ने काम किया था। ठीक, जे थॉमसन, एक साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो है एक साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं अपनी स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट करके, किसके बारे में? चार्ज टू मास रेशियो के बारे में। बेसिकली इन्होंने क्या किया है? चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट किया है स्टूडेंट्स। तो कैसे कैलकुलेट किया है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है किया था? तो आपको हम बता दें, इन्होंने क्या किया था? कैथोड रेस ले लिया। तो कैथोड रेस के लिए आपको सारा काम करना पड़ेगा जो आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा है या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस में आपने पढ़ा है, तो सारा काम आपको यहां करना पड़ेगा। खैर उतना कुछ हम नहीं करेंगे, यहां सिर्फ सिंपली कैथोड रेस ले लेंगे, उसको हम पास करेंगे। कहां पर पास करेंगे? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कैथोड रेस जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में से होकर के पास करने पर अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब अपने पाथ से मुड़ जाती है। ठीक है ना? उसी तरह से जब आप कैथोड रेज को यानी कैथोड किरणों को आप क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं, तो भी अपने पाथ से क्या होती है? डेविएट हो जाती है। अब ये डेविएशन कैसे होता है ये हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में। ठीक, उसी बात को लेकर के ये वर्कआउट कर रहे हैं जे थॉमसन। इन्होंने बताया कि जब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा दें, उसको अरेंज कर दें परपेंडिकुलर। जैसे मान लिया यहां इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यहां पर हमारी कैथोड रेज है, हम यहां से एक रेज जो है आगे पास कर रहे हैं, ये कैथोड। तो सिंपली यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो यहां से हमने एक रेज जो है आगे पास किया। तो यहां ध्यान रखिए, ये जो है आपका प्लस पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव पॉइंट है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोड्स हमने लगा दिया यहां पे। अब यदि हम इसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें तो हमें एक रिजल्ट अलग मिलेगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि यदि हम यहां पर एक स्क्रीन लगा दें, कौन सी स्क्रीन लगा दें? जिस पर हम
इसके डेविएशन को ऑब्जर्व कर सकें। तो कौन सी स्क्रीन है? फ्लोरिसेंट स्क्रीन है या फास्फोरेसेंट स्क्रीन कह सकते हैं। मतलब ये फास्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरिसेंट मटेरियल की बनी हुई है। उसका एग्जांपल जिंक सल्फाइड भी आप ले सकते हैं। तो जब आप इस तरह से एक स्क्रीन ले लेंगे फ्लोरिसेंट स्क्रीन, तो इस पर क्या होगा कि आप यहां से जब कैथोड रेज को पास करेंगे तो इस रेज का डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इसको पास करने पर आप देखेंगे कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहे हैं तो सपोज दैट इसमें जो डेविएशन हो रहा है स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो डेविएशन कहां गया? यहां आया इस पॉइंट पर, दिस इज ए। हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक है, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर मान लीजिए यहां पर ये डेविएशन होकर के ग्लो उत्पन्न हो रहा है। इस ग्लो को देख करके हम कहेंगे कि जब हमने यहां पर क्या किया, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो कैथोड रेज पास करने पर एक कैथोड रेज क्या हो रही है? अपने पाथ से डेविएट हो रही है और अपने पाथ से डेविएट होकर के फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर यहां एक पॉइंट है जहां ग्लो क्रिएट कर रही है। मींस इसको सीधा जाना चाहिए था यहां कहीं, लेकिन ये सीधा ना जाकर के डेविएट हो गई। तो किसके टुवर्ड्स डेविएट हो गई? पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स डेविएट हो गई। इसका अट्रैक्शन इधर है, इधर इसका रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज जो है माइनस है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रेज पर। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा तो ये इधर ना करके उधर जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव के टुवर्ड्स डेविएट हो जाएगा। ओके, तो इसको आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि फ्लोरिसेंट स्क्रीन, ये आपकी जो है फ्लोरी या फॉस्फोरिसेंट लिख दीजिए, फ्लोरिसेंट नहीं बल्कि खैर दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन। ठीक है ना, फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन ये लिया है आपने। तो फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन में पॉइंट ए पर ग्लो उत्पन्न कर रहा है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो कौन ग्लो क्रिएट कर रहा है? कैथोड रेज। ठीक, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। ओके, अब यदि इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, इमेजिन करो कि इस पर हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल फील्ड हटा दिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ठीक, जब इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसका डेविएशन मान लो किधर होगा? अब मैग्नेटिक फील्ड में हम कहेंगे कि नीचे हमारा क्या होता है? साउथ पोल होता है, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। तो मैग्नेट को आप कुछ इस तरह अरेंज करिए कि आपका जो नॉर्थ पोल है वो कहां आ जाए? नीचे आ जाए, और साउथ पोल ऊपर चला जाए। या अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैग्नेट को पलट नहीं रहे हैं आप, इसको आप ऐसा कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए, क्या नाम है, इसको आप नेगेटिव कर दीजिए और इसको आप पॉजिटिव कर दीजिए। तो आप देखेंगे यही डेविएशन किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? यही डेविएशन कहां हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप चेंज करेंगे वैसे इसमें चेंज हो जाएगा। तो खैर ये बात आप समझ रहे होंगे, यहाँ हमने पॉजिटिव कर दिया, यहाँ नेगेटिव। तो बात आपको समझ में आ गई जो पहले हमने बताया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट, तो डेविएशन यहाँ होगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। मान लो हमने क्या किया, मैग्नेट को पलट करके कुछ इस तरह अरेंज किया, उसका नॉर्थ पोल नीचे हमने कर दिया और साउथ पोल को ऊपर कर दिया। भाई ये मैग्नेट है आपका, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल डिसाइड है। तो अगर आप इसको ऐसे पलट देंगे तो नॉर्थ पोल जो था वो तो नॉर्थ पोल रहेगा ना, इधर आ जाएगा। साउथ पोल आपका इधर आ गया। ठीक, तो इसी तरह से हमने क्या किया कि नॉर्थ पोल को हमने कुछ इस तरह अरेंज किया कि मान लो वो इधर आ रहा है। ठीक, तो जब उसको हम अलग से लगाएंगे नॉर्थ पोल को, तो जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर जो है इसका डेविएशन होगा, नॉर्थ पोल से ये इंटरेक्ट होगी रेज और साउथ पोल से रिपल होगी। मान लो आपने कुछ मैग्नेट को इस तरह अरेंज किया कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, जो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर हमने वो बनाया नहीं मैग्नेटिक फील्ड, तो अंडरस्टैंड करिएगा, आपने कुछ इस तरह अरेंज किया कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये जो इसका डेविएशन हो कहां हो गया?
ये डेविएशन आपका यहां हो गया पॉइंट नंबर सी पर। कहां हो गया? पॉइंट नंबर सी पर। तो यहां आपने क्या किया, अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया। जब आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगाया। तो दोनों में आपको अलग अलग रिजल्ट यहां पर मिल गए। लेकिन जब आप दोनों एक साथ लगा देंगे, कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो जो ये कैथोड रेज है ये अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, ये बैलेंस हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस हो जाने की वजह से जब दोनों एक साथ लगाएंगे परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो क्या होगा, जो ये कैथोड रेज है अपने ही पाथ पर आगे जाएगी और ये पॉइंट बी पर ग्लो उत्पन्न करेगी। तो यहां आपने तीन कंडीशन देखा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन देखा, फिर आपने ओनली मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन देखा, फिर आपने दोनों फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, 90 डिग्री पर आपने उसको लगा दिया। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसको आपने ऐसे लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको आपने ऐसे लगा दिया, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। अब दो फील्ड हो गई, इन दोनों फील्ड में से जब आप रेज को पास करेंगे तो ये कहीं डेविएट नहीं होगी, ये सीधा अपने पाथ पर जाएगी, ये सीधा अपने पाथ पर जा रही। ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? जे थॉमसन ने। अब ये एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है। पॉइंट किस बात को लेकर के बताया है? इन रेज, जो कैथोड रेज है, इसके डेविएशन को लेकर के बताया है। इन्होंने बताया कि जो कैथोड रेज है इसका डेविएशन किस बात पर डिपेंड करता है। तो इसका डेविएशन जो है, किसका डेविएशन? कैथोड रेज का। ये डिपेंड करता है, तीन बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें आती हैं? सबसे पहली बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा पॉइंट जो आता है वो क्या है? वो है चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज, चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। तीसरा पॉइंट, जो तीसरी बात आती है वो कौन सी है? वो है स्टूडेंट्स मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। ओके, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो जरा हम इन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर से एक बार समझिएगा। हमने यहां पर जो लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि अगर आप इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ को आप मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर है या मैग्नेटिक फील्ड की पावर कितनी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की पावर जितनी ज्यादा होगी, कैथोड रेज अपने पाथ से उतना ज्यादा डेविएट होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो चार्ज होता है, चार्ज जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना ज्यादा होगा। कारण उसका ये है कि चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये रेज जो है कैथोड रेज, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होगी।
जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इंटरेक्शन, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन भी होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। तो यदि आप पार्टिकल का मास बढ़ा देंगे तो डेविएशन कम हो जाएगा, और यदि आप मास घटा देंगे, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा अपने पाथ से डेविएट होगा, उसके डेविएशन का चांस उतने ज्यादा हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि जो डेविएशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेविएशन मतलब d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। me मतलब क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कैथोड रेज के अंदर। तो ये आपकी कैथोड रेज है, इस कैथोड रेज के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो खैर आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अरेंज टू परपेंडिकुलर ईच अदर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन दिस केस। हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाया नहीं, बस हम बोल रहे हैं, तो आप उसको समझिए, इमेजिन करिए कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है जिसके परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पर। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लगी है, और इस केस में ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास के बिटवीन जो रेशियो होता है उसे कैलकुलेट करने में सक्सेस हुए। ठीक, तो जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में ये सक्सेस हुए। तो कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो क्या बताया, जरा उसको देख लेते हैं। तो चार्ज टू मास रेशियो, जो है स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E बाई एम। E मतलब इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो E बाई एम ई जो जे थॉमसन है, इस रेशियो की वैल्यू इन्होंने बताया, कितनी बताया, इन्होंने बताया 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 C पर केजी। C मीन्स यहां पर कूलम और केजी मीन्स क्या होता है, किलोग्राम। क्योंकि आप जानते हैं ये चार्ज है और ये मास है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और मास की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम। तो इसके बेसिस पर यहां इसकी यूनिट ये बनेगी कूलम पर किलोग्राम, सी फॉर कूलम। अच्छा, इसको आप और करके क्या लिख सकते हैं, इसको आप और करके लिख सकते हैं E बाई एम ई इज इक्वल टू, इसको राउंड अप कर लीजिए तो 1.759 कर लीजिए, इसको 1.759 इंटू 10 की पावर 11 C पर किलोग्राम, ये वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने में कौन सक्सेस हुआ, जे थॉमसन अपने उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने अपना जो है ये वैल्यू कैलकुलेट करने में सक्सेस हुए। अब इस वैल्यू के बेसिस पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के मास को भी कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है उसकी आवश्यकता होगी। तो इन्होंने इस बात को कैलकुलेट नहीं किया था, मतलब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये नहीं बताया था। इनके इस एक्सपेरिमेंट के पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिलिकन, ठीक है ना। मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उसने यहां पर क्या किया, E की वैल्यू फाइंड की। तो मिलिकन के अकॉर्डिंग
Millikan, according to Millikan, charge on electron is equal to minus 1.6 into 10, 6 नहीं बल्कि पूरा ही लिख लीजिए इसको, minus 1.60 to 176 into 10 की पावर कितनी होगी, माइनस 19 कूलॉम। कितनी होगी, माइनस 19 कूलॉम। सी मतलब क्या होता है, कूलॉम होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर चूंकि चार्ज माइनस में होता है इसलिए हमने यहां पर क्या किया, माइनस रख दिया। तो यदि आप इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, और आप यदि यहां से E की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहां से Me कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि इसमें इतना चार्ज होता है, जिसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब जब यहां से आप Me कैलकुलेट करोगे लिख सकते हो आप, और Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा E अपॉन 1.758820 इंटू 10 की पावर कितनी, 11 C पर kg। और यहां इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अभी आपने देखा कितना होता है, 1.602176 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, माइनस 19 कूलम। अब ध्यान रखना आप लोग कि अभी हमने यहां माइनस लिखा था और यहां पर माइनस नहीं लिखा, क्योंकि हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो नेगेटिव वैल्यू में नहीं चाहिए, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है हमें, तो हम यहां पर सिर्फ चार्ज का अमाउंट रखेंगे, यहां माइनस प्लस नहीं रखेंगे, चार्ज का अमाउंट रखेंगे। जब यहां पर हम चार्ज का अमाउंट रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.758820 इंटू 10 की पावर 11। ये आपका C होगा और ये C पर kg होगा। C से C कैंसिल, C कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, किलोग्राम ऊपर ही तो रहेगा, क्योंकि ये C के अपान में है तो किलोग्राम ऊपर जाएगा तो प्लस में ही रहेगा, किलोग्राम पे इनवर्स नहीं आएगा। और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे Me इज इक्वल टू आ जाएगा 9.1094 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, क्योंकि ये किलोग्राम कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो माइनस 31 kg आ जाएगा किलोग्राम, ठीक है ना, माइनस 31 किलोग्राम। लिया गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर तीन बातें आप लोग ध्यान रखना, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू क्या होती है, मतलब व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो कितना होता है उसे याद रखिएगा। तो हम डिस्कस करेंगे कि मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज फाइंड किया 1.60, आगे जो भी लिखा है, ठीक है, 1.602176, खैर इसको 1.6 ही रखिए। तो जो उसने चार्ज कैलकुलेट किया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये उसने कैसे फाइंड किया, तो हम लोग जब ऑयल एंड ड्रॉप या ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मिलिकन का, तो वहां पर इस बात को समझेंगे। तो खैर इसमें हमारा जो टारगेट था क्या था, चार्ज टू मास रेशियो को समझना एंड चार्ज टू मास रेशियो के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। ओके, जय भारत।